स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चैप्टर नंबर 16 के न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 16 की थ्योरी को हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमारा जो है जी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर 16 के। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, अ साइनोसॉइडल करंट हैज़ आरएमएस वैल्यू 16.1। A sinusoidal current has RMS value 10 एम्पेयर, कि sinusoidal current की वैल्यू है 10 एम्पेयर। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द मैक्सिमम और द पीक वैल्यू। इस करंट के लिए आपने बतानी है मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम इसमें यूज़ करते हैं फार्मूला, और फार्मूला हमने जो पढ़ा था, हमने फार्मूला पढ़ा था IRMS इज इक्वल टू I नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2, और यहाँ से हम कह सकते हैं IRMS I नॉट अगर हम यहाँ से फाइंड करना है तो अगर हम I नॉट के लिए लिखें तो I नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय IRMS। सो I नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय IRMS, इसकी वैल्यू है 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर कितना आएगा। अगर हम I नॉट 10 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 करें तो ये हमारे पास आंसर आता है 14.14। सो आंसर इज़ 14.14, और यूनिट इसके साथ क्या यूज़ होगा, एम्पेयर। सो न्यूमेरिकल टाइप शॉर्ट क्वेश्चन है पहला, तो आपने इससे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 16.2, नेम अ डिवाइस दैट विल परमिट द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट। मतलब डायरेक्ट करंट उसमें से पास कर सकता है, बट अपोजेस द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन उसमें से अल्टरनेटिंग करंट जब पास करता है तो अपोजिशन ऑफर करती है। तो ऐसी हमने डिवाइस को नाम दिया था, इट इज़ नोन एज इंडक्टर। ये है जी इंडक्टर, एक ऐसी डिवाइस है जिसमें से डायरेक्ट करंट पास कर सकता है लेकिन अल्टरनेटिंग करंट उसमें से पास नहीं कर सकता। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है, परमिट द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, कि उसमें से अल्टरनेटिंग करंट पास कर सकता है बट डू नॉट, एक ऐसी डिवाइस जिसमें से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर सकता है बट डू नॉट अलाउ द डायरेक्ट करंट टू पास थ्रू इट। तो ऐसी डिवाइस का हमने जो नाम पढ़ा था, हमने ऐसी डिवाइस को नाम दिया था कैपेसिटर। कैपेसिटर वो डिवाइस थी जिसमें से अल्टरनेटिंग करंट पास कर सकता है, डायरेक्ट करंट पास नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 16.3। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16.3 है, हाउ मैनी टाइम्स पर सेकेंड व्हेन एन इनकैंडेसेंट लैम्प रीचेस मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन कनेक्टेड टू अ 50 हर्ट्ज सोर्स। मतलब आपने एक एसी सोर्स है आपके पास जो कि आपको एक अल्टरनेटिंग सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है 50 हर्ट्ज के ऊपर, और इस सिग्नल को आपने प्रोवाइड किया है एक बल्ब को, और इस सिग्नल को जब आपने प्रोवाइड किया तो इस दौरान हो क्या रहा है कि वो बल्ब ग्लो करता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक सेकंड में कितनी मरतबा ये बल्ब अपनी मैक्सिमम ब्रिलियंस को पहुंचेगा। देखें, एक वेव की अगर मैं बात करूं तो एक वेव में 2 दफ़ा करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। एक दफ़ा ये पॉजिटिव पीक, एक दफ़ा नेगेटिव पीक। तो एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजर रही हैं, 50, बिकॉज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, कि एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स हैं। तो अगर एक वेव 2 मरतबा अपनी वैल्यू चेंज कर रही है तो 50 हर्ट्ज का सोर्स है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पास कितनी दफ़ा मैक्सिमम ब्रिलियंस आएगी, 100 टाइम। क्योंकि इस तरह की 100 वेव्स गुजरनी है, एक वेव के पास 2 पीक्स हैं तो 50 वेव्स के पास कितनी होंगी, 100 टाइम। सो इनकैंडेसेंट लैम्प विल रीच 100
टाइम्स टू इट्स मैक्सिमम ब्रिलियंस, कि वो 100 मरतबा मैक्सिमम ब्राइटनेस शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्किट कंटेन्स एन आयरन कोर इंडक्टर, के एक सर्किट के अंदर एक इंडक्टर लगा रखा है हमने। अ सर्किट कंटेन्स एन आयरन इंडक्टर, सो मैं अगर इस सर्किट को ड्रॉ करूं तो उस सर्किट के अंदर आपने लगा रखा है जी आयरन इंडक्टर। ऑब्वियसली इस सर्किट में एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल, और बीच में आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर ये स्विच लगा रखा है, ये लगी हुई है की। नेक्स्ट, इन अ स्विच एंड अ डीसी सोर्स अरेंज इन सीरीज, द स्विच इज क्लोज्ड एंड आफ्टर एन इंटरवल रीओपन। पहली बात तो ये है कि स्विच इज़ क्लोज। स्विच क्लोज होने का मतलब ये है कि आपने सर्किट का कनेक्शन यूँ पूरा कर दिया है। वर्ड यहाँ पर क्लोज का मतलब याद रखिएगा, क्लोज का मतलब होता है ऑन, और अगर ओपन की बात की जाए कि आपने यहाँ से सर्किट को ओपन कर दिया है तो इसका मतलब होता है ऑफ। तो इसलिए इसको ज़रा थोड़ा सा जो है ना एहतियात से देखिएगा, अक्सर इसमें हम गलती कर जाते हैं स्टूडेंट्स। बार सर्किट को हमने पहले क्या किया, क्लोज। एक्सप्लेन वाई द स्पार्क जम्प्स अक्रॉस द स्विच कॉन्टैक्ट्स। फिर देख लें, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट ये है कि हमने सर्किट लगाया, इस सर्किट को हमने ऑन किया, ऑन करने पर सर्किट में करंट फ्लो करता है। जब हम इस सर्किट को ऑफ करते हैं तो आपको ऑफ करते वक्त यहाँ से आपने स्विच को ओपन किया तो यहाँ पर ओपन करने पर आपको एक स्पार्क मिलता है। तो आपने ये बताना है कि उस स्पार्क आपको क्यों फील हुआ, ठीक है। हमने ये वैल्यू यहाँ पर बतानी है कि यहाँ पर जो स्पार्क जंप किया था वो स्पार्क क्यों जंप किया। तो अब देखें होता क्या, जब हम इस सर्किट को क्लोज करेंगे, यहाँ से हम इस सर्किट को कर देते हैं क्लोज, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इंडक्टर मैग्नेटाइज होगा, और साथ ही साथ जब उसमें से करंट इंक्रीज करेगा तो उसके अंदर एक EMF इंड्यूस होगी। सेम इसी तरह जब आप इस सर्किट को ओपन करेंगे तो ये बैक EMF की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, और जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो होगा यूँ कि बैक EMF की वजह से एक करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। एक करंट लेंज़ेस लॉ की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा और वो यहाँ से यूँ कांटेक्ट पे जंप करने की कोशिश करता है। इंडक्टर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप करंट प्रोवाइड करेंगे तो EMF इंड्यूस होगी, जैसे ही आप ओपन करेंगे सर्किट को तो वो रिवर्स होगा, और क्योंकि उसका करंट कम हुआ, करंट कम होने पर भी आपको पता है फ्लक्स चेंज हो जाता है। तो जहाँ से वापस एक लेंज़ेस लॉ की वजह से करंट इंड्यूस होगा तो एक स्पार्क जंप करेगा। तो ये है उसके पीछे रीज़न। क्वेश्चन नंबर 16.5, हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी अफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर। कि आपने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, कैपेसिटर की रिएक्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा और इंडक्टर की रिएक्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। 16.5, तो अगर मैं इंडक्टर की बात करूं तो इंडक्टर के केस में हम इंडक्टिव रिएक्टेंस को पढ़ते हैं XL इज इक्वल टू ओमेगा L। यहाँ से हम कह सकते हैं XL इज इक्वल टू 2 FL। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें, बाय डबलिंग द फ्रीक्वेंसी मैं XL को नया नाम दे देता हूँ, मैं कह देता हूँ XL डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 2F। 2F क्यों? क्योंकि हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि आपने फ्रीक्वेंसी को डबल करना है। तो नेक्स्ट इसको हम यूँ लिख सकते हैं X डैश 2 मल्टीप्लाई बाय 2 FL। ये जो 2 था इसको मैंने स्टार्ट पे लिख लिया, बाकी 2 FL उसी तरह ही है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ XL डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ XL के इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो पहले से डबल हो जाएगी। तो आप इसके नीचे कंक्लूजन लिखेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बिकम डबल, बिकम्स डबल।
कि इंडक्टिव रिएक्टेंस डबल हो जाती है। इसी का दूसरा पार्ट ये है कि जब हम इसको पास करवाते हैं थ्रू अ कैपेसिटर, तब क्या होगा, जब हम इसको थ्रू अ कैपेसिटर पास करवाएंगे तब ये होगा, ये उसी का पार्ट है दूसरा। तो इसलिए ज़हन में रखिएगा कि मिक्स नहीं कर देना। ये कैपेसिटर में से जब हम पास करेंगे और फ्रिक्वेंसी को डबल करेंगे तब क्या होगा, कैपेसिटर के केस में जो फॉर्मूला है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, वो है XC इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी, XC इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई FC। फ्रिक्वेंसी को डबल करें तो XC इज इक्वल टू, ये नई जो रिएक्टेंस होगी उसको हम X प्राइम से लिख रहे हैं 2 पाई इंटू 2F इंटू C। इस 2 को साइड पे कर दें तो XC इज इक्वल टू 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2 पाई FC। ठीक है, मैंने इस 2 को स्टार्ट पे लिख लिया। सो XC प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर 2, ये पूरे का पूरा किसकी इक्वल है, XC के इक्वल है। सो यहाँ पर आ जाएगा XC। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बिकम्स हाफ, कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ रह जाएगी, अपनी असल वैल्यू का आधा हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है जी, इन RL सर्किट will the current lag or lead the voltage, कि RL सीरीज सर्किट है हमारे पास, ये बना हुआ है RL सीरीज सर्किट। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16.6, और इसमें अल्टरनेटिंग करंट सोर्स होगा। ऑब्वियस है क्योंकि करंट लीड लैग की बात हो रही है तो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स होगा। 16.6 है ये RL सीरीज सर्किट, और इसमें एक रेजिस्टर भी लगा हुआ है। ऑब्वियस है RL सीरीज सर्किट है तो यहाँ पर यूँ रेजिस्टर है R और ये इंडक्टर L। RL सीरीज सर्किट, विल द करंट लीड और लैग द वोल्टेज, कौन लीड करेगा, करंट या वोल्टेज। तो हमें पता है यहाँ पर वोल्टेज लीड करता है जबकि करंट RL सर्किट में लैग करता है। नेक्स्ट, इलस्ट्रेट योर आंसर बाय वेक्टर डायग्राम। आप वेक्टर डायग्राम की मदद से इसको इलस्ट्रेट करें, एक्सप्लेन करें। तो वेक्टर डायग्राम में हम यूँ बनाएंगे कि वेक्टर डायग्राम के अंदर हम कह देते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में है I, करंट लैग, वोल्टेज यहाँ पर क्या करेगा, लीड। तो ये इन दोनों के दरमियान में रिलेशन बनेगा। हाँ, अगर आप चाहें तो आप इस लाइन को यहाँ से यूँ स्विच करके इस एक्सिस पर शिफ्ट कर दें यहाँ पर, ताकि वो हेड टू टेल रूल कंप्लीट हो सके और इनका हम रिजल्टेंट लिख सकें ना। तो ये हमने उसी V को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया वोल्टेज को। और अगर यहाँ से हम रिजल्टेंट फाइंड करें तो यहाँ से आप ये ब्लू कलर की लाइन यहाँ तक ड्रॉ करके यहाँ पर ये हम कह देते हैं दिस इज़ आवर रिजल्टेंट। तो ये वैल्यू होगी सर्किट के अंदर VRMS की, और यहाँ पर ये एंगल इनके दरमियान में होगा थीटा। सो ये टॉपिक अगर आप क्लियरली करेंगे तो आपको करने में आसानी होगी। और यहाँ से अगर आपने थीटा फाइंड करना हो तो उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा L ओवर R। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16.7। 16.7 जो शॉर्ट क्वेश्चन है, अ चोक कॉइल प्लेस्ड इन सीरीज विद एन इलेक्ट्रिक लैम्प। चोक कॉइल का मतलब यही है कि एक इंडक्टर है, तो आप क्या करेंगे जी, आपने एक इंडक्टर को एक लैंप के साथ कनेक्ट कर दिया है और ये बल्ब है। और यहाँ पर आपने कोई ना कोई अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगा रखा है। इन एन AC सर्किट कॉजेज अ लैम्प टू बिकम डिम,
कि जब हम इस चोक को लगाते हैं तो लैम्प की ब्राइटनेस कम हो जाती है। लैम्प की ब्राइटनेस क्यों कम हो जाती है? पहले क्या था, पहले ये है कि इसमें ये चोक, ये इंडक्टर नहीं लगी। जैसे ही आप इसमें चोक को लगाते हैं तो लैम्प डिम हो जाती है। लैम्प डिम होने की वजह यहाँ पर है इंडक्टिव रिएक्टेंस XL विच इज़ इक्वल टू ओमेगा L। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, वाई इज़ इट सो। तो हमने बता दिया कि इसकी रीज़न क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अ वेरिएबल कैपेसिटर इज एडेड इन सीरीज। एक वेरिएबल कैपेसिटर आपने लगा दिया सीरीज़ में, तो ये हम लगा देते हैं वेरिएबल कैपेसिटर, और ये हमने लगाया है जी सीरीज़ में। सो what happens, added in series in this circuit may be adjusted until the lamp glows with the normal brilliance. Explain how this is possible. मतलब ये है कि आपने पहले इंडक्टर लगाया तो लैम्प डिम हो गया, अब आपने एक कैपेसिटर लगाया और उसकी वैल्यू को, कैपेसिटेंस को एडजस्ट किया, तो एडजस्ट होने पर फिर से फुल ब्रिलियंस पे आ जाता है। तो वो कैसे मुमकिन है? वो ऐसे मुमकिन है कि अगर X आपने कैपेसिटर को लगाया तो आप लगा रहे हैं XC विच इज़ इक्वल टू 1/ωc। आपने इस तरह से कैपेसिटर को एडजस्ट करना है कि XL इज़ इक्वल टू XC, ये दोनों आपस में इक्वल हों। ये दोनों इक्वल हों तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इट इज़ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मतलब इस पर जो फ्रीक्वेंसी होगी सर्किट में, दैट विल बी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विच इज़ इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट LC। और रेजोनेंस के केस में XL और XC आपस में इक्वल। और जब हम इनका ग्राफ बनाते हैं तो हमें पता है कि दोनों की डायरेक्शन ओपोजिट, अपवर्ड XL, डाउनवर्ड होता है XC, यहाँ पर होगी रेजिस्टेंस। तो जब XL और XC आपस में इक्वल, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, जिसकी वजह से सर्किट में सिर्फ रेजिस्टिव फैक्टर रह जाता है। तो जब ये रेजिस्टेंस कैंसिल आउट हो गई XL की XC की वजह से, तो ये जो दोबारा से बल्ब है वो अपनी मैक्सिमम ब्रिलियंस को पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर इसमें आपने ध्यान में रखनी है बात कि आपने इस तरह से एडजस्ट करना है कैपेसिटेंस को कि कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस इक्वल हो जाए, दोनों की जो रिएक्टेंस है वो इक्वल हो जाए, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सच दैट XC शुड बी इक्वल टू XL। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कंडीशंस अंडर विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। कि वो कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम एक चार्ज को वाइब्रेट करते हैं। जब ये चार्ज वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेट करने पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेट्स से यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें तो वो वाई एक्सिस पर बनेगा। ठीक है, और दिस इज क्वेश्चन नंबर 16.8 ये इसका बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी चार्ज का यहाँ पर बनेगा मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। और अगर हम चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करें तो वो चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड कुछ यहाँ पर यूँ ड्रॉ होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होगा तो वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। तो वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कुछ यूँ प्रोड्यूस होगा, वो प्रोड्यूस होगा एक्स एक्सिस पर। अब इन दोनों के दरमियान में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड सो ऑन। इसी तरह आगे वाले पोर्शन में भी होगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एट 90 डिग्री। तो अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए एक ही कंडीशन है कि चार्ज एक्सेलरेट करे, और जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा देयर विल बी अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल प्रोड्यूस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। टॉपिक में भी बताया था कि अगर ये कंडक्टर है और इसको मैं वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दूं तो इसकी वाइब्रेशन की वजह से इसमें चार्ज वाइब्रेट करेगा। जब चार्ज वाइब्रेट करेगा तो ऑब्वियसली
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16.9, हाउ रिसेप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन इज सेलेक्टेड ऑन योर रेडियो सेट, के आपके रेडियो सेट के ऊपर एक पर्टिकुलर चैनल आप कैसे सुन सकते हैं। तो रेडियो स्टेशन के रेडियो के ऊपर हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को इस तरह से सुन सकते हैं कि हम यहाँ पर एक बनाते हैं अपने पास रेजोनेंस सर्किट, और इस रेजोनेंस सर्किट के अंदर हम एक तरफ अटैच करते हैं इंडक्टर, साथ हम दूसरे एंड पर अटैच करते हैं एक वेरिएबल कैपेसिटर, और नेक्स्ट इस सर्किट को ग्राउंड करते हैं, ज़रूरी नहीं है, पर इस सर्किट के अंदर वही जो फ्रीक्वेंसी हम सेट करेंगे, और हम किस तरह सेट करेंगे, हम यहाँ पर इस कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो F इज़ इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट LC। तो जब आप कैपेसिटेंस को चेंज करेंगे फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। F इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ कैपेसिटेंस, क्योंकि अगर आप इसको चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। सो यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी हम अपने रिसीवर की सेट करेंगे वही फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी, और किस फिनोमेनन के तहत होगी, इट विल वर्क एट द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेजोनेंस, और रेजोनेंस करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वी विल यूज़ एन LC सीरीज सर्किट, कि हम इसके लिए एक LC सीरीज सर्किट को यूज़ करते हैं। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय AM एंड FM। AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, अगर हम एम्पलीट्यूड को चेंज करके वैल्यू सेट करें तो दैट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करें तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। मतलब अगर आपने सिग्नल को एडजस्ट किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी तो दैट इज़ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और अगर हमने सिग्नल को ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीट्यूड किया हुआ दैट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ एम्पलीट्यूड होती हैं, इस दौरान फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, ठीक है, कि दोनों के दरमियान में हर जगह पर गैप एक जितना होगा, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो ये है हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और इसकी रेंज होती है 540 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 1600 किलोहर्ट्ज़। और इसी तरह अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है, कहीं पर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, कहीं पर उसकी फ्रीक्वेंसी कम, कहीं पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, कहीं पर फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जहाँ पर वेव एक दूसरे के क्लोज़र हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, यहाँ पर वेव एक दूसरे से दूर दूर है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम। तो ये वाला जो सिग्नल है दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज़ तक। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अब हम करेंगे इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, हमारे चैप्टर की जो एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स हैं।